डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि हम एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन कैसे करें, आधुनिक भारत। ये मैं आप लोगों को ऐप पर रख रहा हूँ इस लेक्चर को। और आपको ध्यान होगा पीछे हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर ऑलरेडी आपको लेक्चर दिया हुआ है। लेकिन एक इस बार मैं तब्दीली कर रहा हूँ। जैसे पीछे याद होगा कि हमने उसको बाइलिंगुअल होकर दिया था। अभी मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, तो मैं एक्सक्लूसिव इसको हिंदी लैंग्वेज में रखूँगा, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि दोनों के लैंग्वेज को ऐप पर अलग अलग रखते हैं। बहुत जल्दी मैं पुस्तक समीक्षा भी आपको प्रस्तुत करूँगा, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में। और मैं चाहूँगा कि आप इनलाइटन होते रहें। जो हमारा यूट्यूब का लेक्चर है वो तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन अभी इस वीक में नहीं। अभी मैंने प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अवकाश दिया हुआ है, फिर मैं उसको रिज्यूम करूंगा। लेकिन मैं आपके लिए ऐप पर भी कई चीज़ें लेकर आऊँगा। जैसे एक चीज़ मैंने लेकर आया हुआ है जिसमें आपका प्रत्येक करेंट इशू, जिसमें एक मेंस का क्वेश्चन, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन के साथ आपको कंटेंट मिलेगा। वो बहुत ही प्रिसाइज एंड अच्छे कंटेंट है, और वो किसी इंग्लिश पेपर का आर्टिकल या तो इंडियन एक्सप्रेस होगा या हिंदू होगा, या जरूरत समझी जाएगी तो फ्रंट लाइन या इस तरह के जर्नल्स में अगर कोई अच्छे आर्टिकल मिलेंगे तो आपको मुहैया कराया जाएगा। तो वह भी मैं मेरे ऐप के प्रोग्राम में। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि बहुत सारे जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं तो उसके पेपर डिस्कस हो आपके साथ। तो इन तमाम बातों को मैं ध्यान रखूँगा और चाहूँगा कि आपको ऐप पर अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलती रहें और आप लोग अधिक से अधिक लोगों से जुड़ें और उसका फ़ायदा उठाएँ। देखिए, मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक की बात करूँगा। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए, पहले आप क्लास 8th का ही एनसीईआरटी पकड़े, अभी क्लास 12th का टच ना करें। क्योंकि आप अगर पूरे एनसीईआरटी पुस्तकों को देखेंगे तो दो तरह के एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। एक है आपकी पुरानी पुस्तकें। तो पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तकें आप कहोगे, चूंकि आप लोग जिसको हम नई पुस्तक कहते हैं, वो पुस्तक भी लगभग 2006 ऑनवर्ड्स चल रहा है। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कौन सी पुरानी पुस्तकें, क्योंकि आपने जब से देखा है आपको तो नई पुस्तकें ही दिखी हैं। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन माय स्टूडेंट, मॉडर्न हिस्ट्री में एक अर्जुन देव की पुस्तक है, जो वो अर्जुन देव ने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मॉडर्न पार्ट लिखा है। मैं वो बात नहीं कर रहा आपसे। आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसके ऑथर है। तो वो पुरानी एनसीईआरटी बुक आज आपको समग्रता से नहीं मिल रहा है। वह पुरानी एनसीईआरटी बुक फॉर्म में नहीं मिल रहा, अब आपको जेरॉक्स फॉर्म में नॉर्मली आपको बहुत सारे फोटो स्टेट वाले या इस तरह की पुस्तक की दुकानों में बेचते रहते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। क्लास 6 में आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि जैसे क्लास 6 की भी पुरानी एनसीईआरटी है, 7th की है, 8th की भी है। और 8th में पुरानी एनसीईआरटी बुक एक ही है, लेकिन उन्होंने जो आप नई एनसीईआरटी बुक जो पुस्तक के फॉर्म में आपके घर पर रखी हुई है, वो एनसीईआरटी बुक एंशिएंट मिडेवल में अब 2 पार्ट संभवतः किया है। पहले तो एक पार्ट था और मॉडर्न में 2 पार्ट आपका है, और उसके नाम है हमारे अतीत। हमारे अतीत, अब ये भी गौर करने वाली बात है, मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया है कि हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत। भाई इसका क्या इंप्लीकेशन है टर्म का, इसका क्या कॉनोटेशन है? कॉनोटेशन यह है कि जब हम अतीत की बात करते हैं तो हमारा अतीत एक नहीं है, हमारा अतीत भी एक से अधिक है। क्या अतीत का मतलब केवल राजाओं का अतीत, राजवंशों का अतीत, कुलीनों का अतीत, मध्यवर्ग का अतीत, या महिलाओं का भी अतीत, जनजातीय लोगों का भी अतीत, दलित वर्ग का भी अतीत? तो क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि अतीत के नाम पर हम शब्द में केवल कुलीन तत्व का बोध करा रहे हैं और जनसामान्य और पिछड़े हुए लोगों को छोड़ रहे हैं? तो याद रहे, कुलीन का अतीत वह नहीं होगा जो पिछड़े हुए लोगों का है। और आज जो स्टडी होता है, विशेषकर तब जब इतिहास के अध्ययन का जनवादीकरण हुआ इस प्रजातंत्र के युग में, तो उन निम्न तबके के लोगों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।
अब देखिए, जहां तक रह गई पुराने एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी बुक में अंतर की बात, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पुस्तक छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। आप जेरॉक्स फॉर्म में आप ना लें, उसको छोड़ सकते हैं। मेरा केवल सजेशन आपसे होगा कि स्वांतः सुखाए, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हो उसको तो सोचना ही नहीं है। जो भी अच्छी चीजें जिस सोर्स से भी है, मैंने उसको अपने आप, अपने लेक्चर्स, मैटर से लेकर लेक्चर तक में इंटरनलाइज कर लिया है, तो आपको कोई भी चीज छूट नहीं रही है। तो इसलिए आपको चिंता करने की ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप नई एनसीईआरटी से नोट्स बनाइए। नई एनसीईआरटी को स्वांतः सुखाए पढ़िए, जिज्ञासा से एक रीडिंग दीजिए, क्योंकि नई एनसीईआरटी वही चीज आपको बता रही है जो मैं बार बार आपको सिद्ध करने का अपने लेक्चर में प्रयास करता हूं। और मेरे लेक्चर का यह प्रयास है टू मेक यू अ थिंकिंग क्रिएचर, और वही नई एनसीईआरटी का भी स्लोगन है, इसलिए हमारे उसके विचार काफी मिलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको क्लास 8th में 2 पार्ट में एनसीईआरटी बुक है, हमारे अतीत का आधुनिक भारत में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसको आप, मेरे विचार से उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर थोड़ा भी 4-5 पेज भी पढ़ते रहें तो बहुत जल्दी और शीघ्र समाप्त हो जाएगा। तो आप स्वांतः सुखाए कम से कम रीडिंग कर लीजिए, एक बार तो अवश्य कर लीजिए। और अगर आप उसको 2 बार कर लें आगामी 6 महीने 1 साल में, तो और भी बेहतर होगा। और मेरे, जहां तक मेरे लेक्चर का सवाल है, तो मैंने हर चीज को एक सिस्टमेटाइज करके दिया है। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। वो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे होंगे तो अलग कर रहे होंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे होंगे तो अलग कर रहे होंगे। मैंने आपको उस तरह का कोहेसिव सूत्र नहीं जुड़ेगा जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे लेक्चर सुनते हुए आपको जुड़ रहा होगा। मेरा विश्वास है कि मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सुनते हुए सूत्र आपको जुड़ रहा है। हाँ, लेकिन इनको पढ़ने से आपको एक यह है कि एक, चलो कुछ चीजें, जैसे मैं एक बात बताता हूं, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं तो मैं स्वांतः सुखाए पढ़ता हूं। कोई आर्टिकल आता है, कोई करंट इशू आता है, तो उसको मैं देखता हूं कि यार क्या हो रहा है, तो वो एक अलग तरह का मजा देता है, या उससे एक अपनी अंडरस्टैंडिंग सुधरती है। तो मैं आपको नई एनसीईआरटी बुक तो मैं सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहूंगा, प्लीज उसको आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पुराने वाले को छोड़ सकते हैं। वैसे मैं क्लास 8th के दोनों एनसीईआरटी को के टॉपिक्स आपके सामने रख देता हूं और इश्यूज बता देता हूं उन्होंने क्या उठाए हैं और आपको क्या करना चाहिए। क्लास 12 के एनसीईआरटी में खुद ही अपने लेक्चर के मत बताता चलूंगा। वो तो जेम है, 5 ही चैप्टर्स उसमें को उन्होंने कंपाइल किया है। जो पहला है वो कॉलोनियलिज्म और कंट्री साइड का जो उनका टॉपिक है, वह तो आपको अस्थाई बंदोबस्त से लेकर संथाल विद्रोह और एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन जिसे दक्कन के दंगे कहते हैं, वहां तक आपको कवर करता हुआ चला जाता है। फिर नेक्स्ट आपका 1857 का रिवोल्ट आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक मॉडर्न टाउन्स एंड आर्किटेक्चर एक टॉपिक दिया है, उसको अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं जरूर समझूंगा तो मैं ही इंटरनलाइज कर लूंगा उसको। लेकिन उसके बाद जो गांधी का चैप्टर हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लास्ट में उसने जो भारत के विभाजन वाला चैप्टर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि दोनों का फर्क, कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षिप्त परंतु स्तरीय ज्ञान प्रदान करती है। इस संदर्भ में जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसके बारे में आपको बताऊं कि 1986 के जो निर्देशन के आधार पर संकलित है। मतलब 1986 में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उस पर राष्ट्रीय नीति 1986 में आई। राजीव गांधी की सरकार थी, हम लोगों को याद है। उस समय राजीव गांधी की सरकार ने नारा दिया था कि बच्चों के कंधे से पुस्तकों का वजन कम करो। तो उसने कोशिश की, लेकिन 1986, फिर 14 वर्ष और 2005, मैंने कुल मिलाकर उसके बाद 19 वर्षों के बाद तब आई एनसीएफ 2005, 19 वर्षों के बाद। तो 1986 के उस, आप कह सकते हो कि जो 1986 के पुस्तकें शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा के आधार पर आपकी पुरानी एनसीईआरटी संकलित है, तो उसमें परंपरागत ही एक है कि सिस्टमेटिक आपको थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों को हर चीज से अवगत करा दिया गया है। उसे पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वह आपको वह अंडरस्टैंडिंग या आप में खुद सोचने की क्षमता उस प्रकार से डेवलप नहीं कर पाएगा जो आपकी नई एनसीईआरटी पुस्तकें करेगा। क्योंकि नई एनसीईआरटी पुस्तकें 2005 के एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर लिखा गया है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक खोलें और पहला प्रवेश जहां पर खंड है आपका, उसी खंड को आप देखें। और उस खंड में आप देखोगे तो आगे आपको दिखेगा कि उसमें
उस एनसीईआरटी का जो बेसिक एसेंस बताया गया है कि उसके लिए टर्म आता है कि एनसीएफ 2005 का बल बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर सोचने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। माने रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर सोचने की प्रवृत्ति को। जैसे आप देखते हो कि मैं पास्ट एंड द प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज भी जो मेरा लेक्चर है, तो उस लेक्चर का उद्देश्य आपको सोचने वाला प्राणी बनाना। अगर मान लो हम 1857 के रिवोल्ट पर ही रुक जाते हैं, उसका कारण आपको बता देते हैं, उसका परिणाम बता देते हैं, उसका महत्व बता देते हैं, तो आप वहीं तक सिमटे रहेंगे। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही लिख पाएंगे, और जब एडवर्स कंडीशन में आएंगे तो कुछ सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन यह आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाना चाहता है कि आप में एक नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेंडेंसी है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहता कि हतोत्साहित कर सोचने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है। इसका बल विभिन्न मानविकी विषयों के बीच दीवारों अथवा घेरे को तोड़कर अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना है। मतलब जैसे अलग अलग आपका सामाजिक विज्ञान के अलग अलग विषय है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, मानव शास्त्र है, समाज शास्त्र है, भूगोल है। तो इन सब के बीच क्या है कि जो हमारा परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, उस सबको अलग अलग अनुशासन, डिसिप्लिन, उसको कहते हैं, अलग अलग विषय में बांटा हुआ है, और बच्चे वो अलग अलग विषय को अलग अलग तरीके से या अलग अलग रखकर पढ़ते हैं। यहाँ इस एनसीईआरटी पुस्तक का उद्देश्य है आप में एक अंतर अनुशासनात्मक पद्धति का विकास करना। अंतर अनुशासनात्मक का मतलब है कि एक विषय की जो समझ है उसका उपयोग दूसरे विषय को समझने में करना। तो इसे कहते हैं अंतर अनुशासनात्मक। यह आपके सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है और आपके लेखन को भी ज्यादा ऊर्जावान बनाता है। तो यही 2005 के एनसीईआरटी का है, और इसने एनसीईआरटी की पुस्तकें केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं है, बल्कि बच्चों में विश्लेषण परक सोच को प्रोत्साहित करने का भी साधन है। तो 2005 का एनसीएफ के आधार पर लिखी गई जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक है, वो जेम्स है, उसके महत्व को आप समझिए। तो मैं अभी इस लेक्चर को हिंदी में ही कंपाइल किया। इंग्लिश में मुझे एक अलग लेक्चर कंपाइल करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री आरंभ कर दिया है हिंदी मीडियम वालों को। अगले वीक में इंग्लिश मीडियम में मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो अगले वीक में मैं फिर अपने ऐप पर इंग्लिश मीडियम में डिस्कशन रखूंगा। But presently I have started and I have to discuss with you only in Hindi medium because I am making an address to the students who are coming from the single one medium. तो अब हम उठाते हैं अब पहला अध्याय पुरानी एनसीईआरटी का लेते हैं सबका नाम। तो पुरानी एनसीईआरटी में आपका जो पहला अध्याय है उसका टॉपिक है भारत एवं आधुनिक दुनिया। मतलब यहीं से आपका मॉडर्न हिस्ट्री पुरानी एनसीईआरटी बुक का, पुरानी का मतलब समझ लेना, और नई एनसीईआरटी का मतलब जो आपके घर में रखी हुई है, और पुरानी का मतलब है जो जेरॉक्स फॉर्म में पुस्तक वाले बेच रहे हैं, जिसमें अर्जुन देव उसका ऑथर है। तो भारत एवं आधुनिक दुनिया पुरानी एनसीईआरटी वे कौन से कारक थे जिन्होंने यूरोप को अन्य महाद्वीपों से पृथक कर दिया। अब वे कौन से कारक हैं जिसने यूरोप को अन्य महाद्वीपों से पृथक कर दिया। मतलब देखो, अब भारत एवं आधुनिक दुनिया ये आपका टॉपिक है। उसके बाद हमने जो उसको डिवाइड किया है, तो मैं उसका एक फॉर्म बताता हूं कि मैंने उसमें किस किस मुद्दे को लिया है। जैसे हमने सुविधा से इसमें आपको 2 सब टॉपिक दिया है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो पहला मुद्दा यह है कि वे कौन से कारक थे जिन्होंने यूरोप को अन्य महाद्वीपों से पृथक कर दिया। मतलब आप यह देखिए और समझे कि भाई यूरोप में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ जो बाकी दुनिया से अलग हो गया। और दूसरा मुद्दा वहां आपको समझाया गया है कि हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत 18वीं सदी से क्यों मानते हैं। मतलब आपको यहां पर पता करना है कि 18वीं सदी में ऐसी कौन सी बातें हो गई जिस कारण से हम लोग आधुनिक युग वहां से मानते हैं। तो देखो, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ये चीजें तो बड़ा उभरा हुआ मुद्दा है। हम आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास ले रहे उसमें मैं इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आपसे कि ये बात तो क्लियर है कि ब्रिटिश ने 18वीं सेंचुरी में ऐसा कुछ नहीं किया जिसको हम मॉडर्नाइजेशन से जोड़ सके, आधुनिकता से जोड़ सके। लेकिन यह भी सही है कि 18वीं सदी में उन्होंने जो भारत का औपनिवेशीकरण किया, इसको उपनिवेश बनाया और इसका शोषण शुरू किया, तो भारतीयों के मन में जो प्रतिक्रिया हुई या उनके द्वारा जो परिवर्तन लाए गए उसे भारतीयों के मन में 18वीं सेंचुरी में प्रतिक्रिया हुई। अब जब 19वीं सेंचुरी आएगा तो वो भारत में कुछ
परिवर्तन लाएंगे, आधुनिक रेलवे बनाएंगे, टेलीग्राफ बनाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करेंगे, तो उसका अनजाना प्रभाव भारतीयों पर पड़ेगा। तो धीरे धीरे भारतीयों में राष्ट्रवाद की चेतना जगेगी और आधुनिकीकरण भारत का भी होगा। तो भारत का वो आधुनिकीकरण करना चाहते हो ना चाहते हो, परंतु 18वीं सेंचुरी ने वो स्थिति पैदा कर दी जिससे भारत का भावी आधुनिकीकरण संभव है। इसलिए उस टॉपिक में आपको दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट वन टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी का है, 18वीं सदी का भारत। उसमें आपको मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो भारत का परिदृश्य है वह आपका पुरानी एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। तो इसमें कितने सब टॉपिक कवर करने हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा ज्यादा है। एक है 18वीं सदी में भारत की स्थिति की मुख्य विशेषताएं क्या थी, मतलब 18वीं सदी में भारत की स्थिति की मुख्य विशेषताएं क्या थी। दूसरा है किन कारणों से मुगलों की सत्ता बिखर गई, मतलब क्या ऐसी वजह थी कि मुगल साम्राज्य बिखर गया। और तीसरा है मुगल साम्राज्य के ये मैंने चुना है, वैसा टाइटल वहां दिया हुआ नहीं रहेगा, आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इतनी बातों पर आपको गौर करना है। किन कारणों से मुगल की सत्ता बिखर गई, डी मुगल साम्राज्य के भूभाग से कौन से राज्य निकलकर आए, और दक्षिण में मैसूर राज्य के उदय की क्या परिस्थितियां थीं। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य का विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ, यानी पेशवा, मैंने पीछे आपको मेटेरियल में बताया है। और अपनी राज्य व्यवस्था की किन कमजोरियों के कारण मराठा मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद उम्मीद की गई थी कि मराठा मुगल साम्राज्य को रिप्लेस कर देगा, लेकिन मराठे मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके। पानीपत के युद्ध के कारण, मैं पीपीटी तो इसका नहीं बनवाया, जो मैं आपको टॉपिक को बहुत लंबा हो जाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता हूं कि ये जो टॉपिक मैंने ईयर मार्क किया है ये आप तक पहुंच जाए। अगर ये टॉपिक आप तक पहुंच जाता है तो फिर आपको सुविधा होगी कि आप अगर वो एनसीईआरटी खोलोगे तो आप अमुक अमुक चीज पर गौर करोगे। हाँ, मैं उसकी नाम बता दे रहा आपको, जैसे अपनी राज्य व्यवस्था की किन कमजोरी के कारण मराठा मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके, वेरी गुड। एंड पानीपत के युद्ध के कारण क्या थे तथा उसका क्या परिणाम हुआ। ये सब तो मैं क्लास में सब डिस्कस करता ही हूं, जो पुरानी एनसीईआरटी से देखना चाहे वो देख सकता है। मराठों के अंतर्गत चौथ एवं सरदेशमुखी क्या थे। 18वीं सदी की समाज एवं राजनीति की क्या विशेषताएं थी। तो इतने टॉपिक्स, सब टॉपिक नहीं, इतने मुद्दे हैं पुरानी एनसीईआरटी के अध्याय 2 आप देखोगे उसमें इतने मुद्दे हैं। अब देखिए, अब नई एनसीईआरटी का पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं। नई एनसीईआरटी जो आपका हमारे अतीत है उसके पार्ट 1 का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है नई एनसीईआरटी का ये। जैसे कई बच्चे जब आते हैं तो सवाल करते हैं, सर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ने का क्या लाभ है, और तरह तरह के ऐसे सवाल करते हैं। मुझे लगता है कि भाई तुम क्यों नहीं मॉडर्न हिस्ट्री की पहला चैप्टर पढ़ लेते हो, एंशिएंट का पहला चैप्टर पढ़ लेते हो, मिडिवल का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ लेते हो। इतना बढ़िया समझाया हुआ है कि बहुत सारे बच्चे उस पहले चैप्टर में जो बातें कही गई उसको नहीं समझ पा रहे। देखो टाइटल कितना बढ़िया दिया है, कैसे, कब और कहाँ। इसलिए पुरानी एनसीईआरटी मैंने दी है, आप चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, नई एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। कैसे, कब और कहाँ, उसको मैंने कितने मुद्दे हैं 1 2 3 4 5 में मैंने बांटा है उसको। पहला मुद्दा उसने उठाया, इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत मार्वेलस टॉपिक है। जैसे कई बच्चे सवाल करते हैं, सर बहुत सुनते हैं बहुत ईस्वी सन सब याद करना पड़ता है। पहला में ही उसने जवाब दिया है कि भाई ईस्वी सन का मतलब नहीं है। जब ईस्वी सन का मतलब तब था जब राजवंश का इतिहास था, और जब इतिहास में हम पढ़ते थे कौन सा युद्ध कब घटित हुआ, क्योंकि हम परिवर्तन का कारण कोई महत्वपूर्ण युद्ध, कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना या किसी राजवंश को मानते थे। लेकिन अब जब हम आर्थिक सामाजिक परिवर्तन को ज्यादा महत्व दे रहे, निचले स्तर पर होने वाले परिवर्तन को ज्यादा महत्व दे रहे, आज हम परिवर्तन देखते हैं। अगर हम अखबार पढ़ते रहते हैं तो प्रश्न करते हैं भाई अखबार हम पढ़ते हैं, अखबार आखिर निकला कब, किन परिस्थितियों में अखबार का विकास हुआ, और हमारे पूर्वज क्या कौन अखबार पढ़ते थे। चाय पी रहे होते हैं तो सोचते हैं ये चाय कब अस्तित्व में आई, कब से लोगों ने पीना शुरू किया, किन परिस्थितियों में पीना शुरू किया। तो आज का मतलब यह है कि इतिहास में जो आपके जीवन की छोटी छोटी घटना है, आर्थिक सामाजिक स्तर पर जो होने वाले जिन परिवर्तनों को पहले नज़रअंदाज किया जाता था, वे परिवर्तन की बेसिक लक्षण माने जाते हैं। उसने देखो यहाँ तक बताया है कि इतिहास में विभाजन का आधार क्या हो, जेम्स मिल द्वारा किए जाने वाले विभाजन का क्या दोष है।
अब जेम्स मिल ने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा था, तो इस बात को इसने हाईलाइट किया है कि जेम्स मिल ने जो काल विभाजन किया था उसका एक बड़ा दोष था, उस दोष को इसने हाईलाइट किया है। अब जैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल कहने में क्या समस्या है, एक बहुत मतलब दिलचस्प बात इसने बताई है कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल को जिसने बदलकर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल रखा है, तो क्या यह नामाकरण भी माकूल है, और इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। बहुत अच्छी चीज इसने उठाई है, पढ़ के देखो। और इतना ही नहीं, वहाँ नेक्स्ट वन मुद्दा उठाया है कि औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य है। जैसे कई बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर ये उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक यानी उपनिवेश से संबंधित एक होता क्या है, उपनिवेश शब्द का हम प्रयोग क्यों करते हैं। उस पैराग्राफ में उसने बताया है कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अपना दबदबा स्थापित करता है। आप वहां से उसको समझ लीजिए। फिर वो कहते हैं कि पुस्तक के मुख पृष्ठ पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि अतीत का मतलब है कि संथालों का भी अतीत, दक्कन के किसानों का भी अतीत, वह केवल बंगाल के जमींदारों का अतीत नहीं या मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का अतीत नहीं, ये सब के अतीत हमारे विषय हैं। तो इसलिए उसने हमारे अतीत शब्द का प्रयोग किया है। फिर ब्रिटिश आधिकारिक रिकॉर्ड को क्यों सुरक्षित रखना चाहते थे, क्या इन रिकॉर्ड के आधार पर जनसामान्य का इतिहास लिखा जा सकता है। अब देखिए, जैसे जैसे हमारा इतिहास का अध्ययन बदल रहा, तो केवल इतिहास का अध्ययन नहीं बदल रहा, इतिहास के अध्ययन के संबंध में जो हमारा विश्लेषण बदलता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है अध्ययन के स्रोत। अब बताओ, मॉडर्न हिस्ट्री पर काम करने वाले जो आरंभिक इतिहासकार थे, वो तो ब्रिटिश रिकॉर्ड को आधार बनाते थे। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड में तो आपको वही मिलेगा जो ब्रिटिश चाहते हैं कि आप जाने। तो आप जब तक एक वैकल्पिक रिकॉर्ड नहीं, भारतीय रिकॉर्ड जनसामान्य के से जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, जनसामान्य के विचारों को नहीं समझ पाएंगे, तो आप परिवर्तन की व्याख्या वही करेंगे जो ब्रिटिश चाहते हैं कि आप करें। तो हम सरकारी रिकॉर्ड की क्या सीमा है, कितना बढ़िया इसको निर्धारित किया है। अब देखो, पुरानी एनसीईआरटी का, ये नई एनसीईआरटी का पहला चैप्टर बताया। पुरानी एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है कि ब्रिटिश शासन का उदय एवं विस्तार, पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तक में। अब इसमें फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट कर दिया है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी के बीच क्यों प्रतिस्पर्धा हुई तथा कर्नाटक युद्ध के क्या परिणाम हुए। ये सब सामान्य तौर पर केवल वो आपको हाँ, मतलब ठीक से समझाता गया है, इसलिए यही इसका महत्व है कि कैसे दोनों की प्रतिस्पर्धा हुई। बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद के क्या कारण थे, कंपनी ने बंगाल पर किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित किया। फिर तीसरा मुद्दा है इसमें कि बक्सर की लड़ाई का क्या परिणाम हुआ। 1785 तथा 1797 के बीच ब्रिटिश के द्वारा चलाए जाने वाले हस्तक्षेप की नीति किस उद्देश्य से परिचालित थी। मैंने इस समय ब्रिटिश ने जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई है भारत में कि 1809 से 1785 1797 तक, लेकिन क्या यह हस्तक्षेप था। वही समय है जो टीपू सुल्तान को खात्मा करने की नीति अपनाई है। 1785 से 97 तक हस्तक्षेप की नीति इसलिए कि कंपनी की सरकार दबाव डाल रही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें दबाव डाल रही है कि भाई तुम युद्ध में ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि इससे ज़्यादा रकम खर्च हो रही है और कंपनी पर अतिरिक्त अधिभार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से उसका व्यापारिक निवेश कम हो रहा है, व्यापार से तुम्हारा ध्यान हट रहा है, तुम युद्ध में ज़्यादा उलझ गए हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप याद करिए, वही समय है कि 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई है और टीपू सुल्तान को पराजित किया है इन्होंने। उससे एक बहुत बड़ा भूभाग, मालाबार क्षेत्र, डिंडुगुल, राजमहल आदि को छीन लिया है। तो आप कैसे कहोगे हस्तक्षेप की नीति वो उतना ही मानते थे जितना उनका हक में होता था, और जहां उनका हक में नहीं होता वहां तुरंत अपनी नीति को उलटने से बाज नहीं आते थे। अब सहायक संधि प्रणाली क्या थी जो लॉर्ड वेलेस्ली का है, इसका क्या स्वरूप था। नेक्स्ट वन है कि ब्रिटिश ने अपनी प्रभुसत्ता विस्तार के लिए किन तरीकों को अपनाया, ब्रिटिश के द्वारा जो तरीके अपनाए गए उसके बारे में है। और नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, जैसे भारतीय राज्यों के विरुद्ध जो अंग्रेजों को सफलता मिली उसके क्या कारण थे। अब व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, नई एनसीईआरटी। अब नई एनसीईआरटी व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, और नई एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है ये, और हमने पुरानी एनसीईआरटी का चैप्टर 3 अभी तक डिस्कस किया है। तो अब इसमें देखो हमने कितने एस्पेक्ट उठाए हैं। एक है किन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार मिला और किस कारण से इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा हुई।
मतलब पूर्वी व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कैसे स्थापित हुआ और किन कारणों से इसे अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा हुई। तो ये चीजें शुरू में ही आने वाले बदलाव कि भाई उन्होंने आए थे तो कैसे वह एक प्रोटेक्टेड मार्केट में काम करना चाहते थे, बाकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की वजह क्या थी, क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा होने से मुनाफा कम हो जाता, तो बाकी कंपनियों को उन्होंने कैसे रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। तो दूसरा, बंगाल में कंपनी का व्यापार विस्तार क्यों क्यों किया तथा वो किस प्रकार नवाब के साथ मतभेद का कारण बना। अब वो आए थे व्यापार करने और कैसे बंगाल में वो अधिकाधिक सुविधा प्राप्त करना चाहते थे, और नवाब जब अरंगा लगाता तो उनका मुनाफा कम हो जाता, इसलिए उन्होंने अपने फेवरेट नवाब को स्थापित करना चाहा, और कैसे यह समस्या नवाब और कंपनी के बीच मतभेद का कारण हुआ। बंगाल की दीवानी से कंपनी को क्या लाभ मिला। अब ये तो सबसे दिलचस्प चीज है कि अब बंगाल की दीवानी से प्राप्त रकम कंपनी किस तरह व्यापार में लगाना शुरू करेंगे, जिससे कि धन की निकासी की समस्या भी उपस्थित होगी। और ब्रिटिश कंपनी तथा मैसूर के टीपू के बीच संघर्ष के क्या कारण थे, क्या टीपू ब्रिटिश चुनौती का जवाब दे सका। अब टीपू कहां तक जवाब दे सका, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की अवधारणा क्या थी, विभिन्न गवर्नर जनरलों ने इस नीति को किस प्रकार आगे बढ़ाया। अब 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की क्या अवधारणा थी, और विभिन्न गवर्नर जनरलों ने, बहुत बढ़िया इशू है ये, और किस प्रकार कंपनी का प्रशासन भारतीय शासकों के प्रशासनिक ढांचे से भिन्न था। अब जो प्रशासनिक ढांचा लेकर आए थे वो भारत में जो प्रचलित प्रशासनिक ढांचे उससे कैसे भिन्न था, वो आपको बताया गया है। अब फिर पुरानी एनसीईआरटी का नेक्स्ट वन चैप्टर, ये आपका चौथा चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी का है कि ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनका प्रभाव। यानी ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उसका प्रभाव, मतलब वहां पर वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी 1765 से 1857 तक का डिस्कस कर रहा है पुरानी एनसीईआरटी। बंगाल विजय के पश्चात कंपनी के कर्मचारियों ने किस प्रकार बंगाल में कुशासन स्थापित किया, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को किन परिस्थितियों में लागू किया गया था तथा इसके प्रावधान क्या थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का स्वरूप किस प्रकार से अलग था। तो आपको इसमें जो ब्रिटिश लेजिस्लेशन इंडिया के संबंध में हुआ है पार्लियामेंट का, वो आरंभिक लेजिस्लेशन क्या है वो समझने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन लाए गए। अब उन्होंने लीगल सिस्टम में यहाँ क्या और सिविल सर्विसेज सिस्टम में क्या परिवर्तन लाया, कॉर्नवालिस से लेकर और वहाँ तक आपको दिख जाएगा 19वीं सेंचुरी में विलियम बेंटिक तक। और ब्रिटिश द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार की भूराजस्व व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी तथा महलवाड़ी के स्वरूप में क्या अंतर था, मतलब इनमें के स्वरूप में क्या अंतर था, इस बात को भी डिस्कस किया गया है। 19वीं सदी के आरंभ तक आकर भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण किस प्रकार बढ़ता गया। अब 19वीं सदी तक आकर भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण पहले की तुलना में कैसे पकड़ मजबूत हो रही, इस मुद्दे को उठाया गया है। नेक्स्ट, किस प्रकार ब्रिटिश नीतियां भारतीय उद्योगों के पतन का कारण बनी। अब जो ब्रिटिश नीतियां भारतीय उद्योगों के पतन का कारण कैसे बनी, कैसे भारत में उन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी चीजें आई, यानी उद्योगों के पतन का। भारत में समाज सुधार के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए, तो यहाँ पर थोड़ा समाज सुधार पर चर्चा की गई है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति किन उद्देश्यों से परिचालित थी, तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य आपको स्पष्ट किया गया है। तो पुरानी एनसीईआरटी आपको सीधे सीधे सारा इंफॉर्मेशन देता है। अब नई एनसीईआरटी का ये आपका चैप्टर आ जाता है तीसरा, क्योंकि नई एनसीईआरटी का तो पहले मैंने आपको डिस्कस किया है। नई एनसीईआरटी का एक दूसरा, ये तीसरा चैप्टर है। इसमें तीसरा चैप्टर में है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, नई एनसीईआरटी बुक। तो नई एनसीईआरटी बुक में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना करके एक आपका हेडिंग दिया हुआ है। तो ये टॉपिक में आपको सुविधा यह है कि ब्रिटिश शासन का सबसे दुखद प्रभाव ग्रामीण भारत पर पड़ा है, क्योंकि नगरीकरण उस समय जिसमें ब्रिटिश का आगमन हुआ था मुगल शासन के समय, तो नगरीय जनसंख्या तो 15% ही है और बाकी तो ग्रामीण जनसंख्या है। इसलिए एक स्टेटमेंट भी आता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का अर्थ था ग्रामीण भारत पर प्रभाव, क्योंकि ब्रिटिश के जो भी सरप्लस चाहिए थे इंडिया से उठाकर वो लंदन ले जा रहे थे, उन सब के सोर्स तो रूरल एरियाज ही था, ग्रामीण क्षेत्र ही थे। तो जाहिर है कि ब्रिटिश ने ग्रामीण क्षेत्र को अपना टारगेट बनाया, तो उसका इम्पैक्ट तो फिर
विलेज पॉपुलेशन पर पड़ना है, आज भी उसकी लेगेसी आपको दिखेगी। तो यहाँ आप देखते हो बंगाल का दीवान बनने के पश्चात कंपनी ने भूमि सुधार के लिए कौन से कदम उठाए, पहला सब टॉपिक हमने दिया, क्योंकि आप जानते हो कि द मेन सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम वाज लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू अगर मेन सोर्स है तो सबसे पहले उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में समय के साथ क्या तब्दीली लाई, क्या परिवर्तन लाया, उसे मैंने पहला सब टॉपिक बनाया है। द सेकेंड वन सब टॉपिक इज कि राजस्व व्यवस्था की मूलरूप पद्धति क्या थी तथा उसके क्या दोष थे। मूलरूप पद्धति से आशय है कि जैसे आपको पहले अस्थायी बंदोबस्त की सूचना दी जाएगी, परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय है, उसके बाद आपको दूसरा रेतवारी पद्धति के विषय में सूचना दी जा रही है, जो उस समय के एक महत्वपूर्ण अधिकारी और मद्रास के गवर्नर मुनरो के द्वारा आरंभ किया गया है। तो उसका बेसिक समझने का आपको मौका मिलेगा। तीसरा, महलबारी पद्धति अस्थायी बंदोबस्त से किस रूप में भिन्न थी। तो तीसरी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो आप कह सकते हो कि उसमें टॉमसन और मार्टिन बर्ड का बहुत बड़ा रोल है, हॉल्ट मैकेंजी ने उसका पहला प्रयोग किया है। तो उसका जो एवोल्यूशन होता है उसके विषय में आपको एनसीईआरटी पुस्तक संक्षिप्त जानकारी देती है, वो आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट वन आपका यहीं पर एक सब टॉपिक बनाकर दिया गया है, किसानों को नील की खेती की ओर आकर्षण क्यों नहीं था तथा किन कारणों से बंगाल में नील की खेती का अवसान हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से आपका ध्यान ये टॉपिक में आकर्षित किया गया है कि आप समझें कि किसानों, ब्रिटिश ने यहाँ नील की खेती क्यों शुरू की, कैसे शुरू की, उसका यूरोपियन कंटेक्स्ट क्या है, भारतीय नील की इतनी अधिक डिमांड क्यों है, ब्रिटिश ने इस पॉलिसी को क्यों फॉलो किया और भारतीय किसानों ने उसका क्यों विरोध किया। बहुत बढ़िया ढंग से बड़ा संक्षिप्त में आपको समझाया गया है। और उसके आगे आपको एक दिया भी गया है, वो है नील मूवमेंट के बारे में दिया गया है। तो आप नील की समस्या को समझते हुए फिर अगर आप नील मूवमेंट की ओर बढ़ते हो तो आपको बेहतर उसमें समझ आती है। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। पुरानी एनसीईआरटी में आपको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का एक टॉपिक दिया गया है। तो उसमें तो अब पुरानी एनसीईआरटी थोड़ा सा तो दूसरे तरीके से दिया गया है, क्या ब्रिटिश के विरुद्ध आरंभिक विद्रोह ब्रिटिश शासन के द्वारा विस्थापित तत्वों से हुआ। ये हमने सब पॉइंट बनाया है कि किस प्रकार से डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स ने, असंतुष्ट तत्वों ने 1857 के रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज किया। दूसरा सब टॉपिक 1857 के महाविद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सैनिक विद्रोह के क्या कारण थे। इसमें आपको विद्रोह के कारणों को समझने का अवसर मिलेगा। तीसरा, 1857 का विद्रोह पहले के विद्रोह से किस प्रकार भिन्न था, डिफरेंट था। और 1857 का महाविद्रोह ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में क्यों विफल रहा, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। अब सन 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन, पुरानी एनसीईआरटी। तो अब सन 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन, पुरानी एनसीईआरटी। इसमें देखो, अब पूरे अगर भारत में ब्रिटिश शासन के कैरियर को देखोगे तो यू कैन सेफली बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो कंपनीज रूल है, सेकंड पार्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल है। तो यहां पर आपको यह देखने का मौका मिलेगा कि 1858 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता को जो वचन दिया गया उनका कहां तक अनुपालन किया गया। मतलब आपको यह बताया जा रहा है कि जब 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ था तो एक बड़े प्रोपेगेंडा के साथ, जिसमें कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा आई थी। उस उद्घोषणा में भारतीयों के साथ, भारतीय रजवाड़ों के साथ और बाकी भारतीयों के साथ भी कुछ वायदे किए गए थे, कुछ प्रोमिसेस किए गए थे। यह कहा गया था कि हम एक बहुत बड़े बदलाव लाएंगे या भारत में विकास के लिए भी काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, उनका वचन सही था, गलत था। तो आपको इसमें ब्रिटिश के कॉलोनियल कैरेक्टर को समझने का अवसर मिलेगा। दूसरा, 1857 के महाविद्रोह ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन लाया। अब इट इज सपोज टू बी ए लैंडमार्क। वैसे भी मैं अपने कॉमन क्लास में 1858 ऑनवर्ड्स जो मैं आपको ले चलता हूं, यानी कॉलोनियलिज्म का थर्ड फेज, तो उसमें एक मैं फाइनेंशियल फैक्टर को इशू बनाता हूं, तो दूसरा मैं इशू बनाता हूं 1857 के रिवोल्ट को भी,
क्योंकि 1857 का रिवोल्ट जो 1857 का महाविद्रोह है वो कहीं ना कहीं भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति को फॉर्मुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1858 के पश्चात सरकार के ढांचे में क्या परिवर्तन किए गए आपको समझने का अवसर मिलेगा, और स्थानीय शासन के विकास के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई यह भी देखने का अवसर मिलेगा। और क्या 1858 की घोषणा पत्र ने ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजाओं के आपसी संबंधों में परिवर्तन लाया। बहुत मार्केबल लाइन है, इससे आपको कई ऐसे प्रश्नों की गुत्थियां सुलझ जाएंगी कि ब्रिटिश के जो वादे थे वो खोखले वादे थे या वास्तव में ब्रिटिश क्राउन और भारतीय राज्यों के संबंध में कुछ परिवर्तन आए। नेक्स्ट वन है, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण का स्वरूप क्या था। व्हाट वाज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब उसमें केंद्र और राज्य में किस प्रकार से चूंकि राजस्व का वितरण किया गया, क्योंकि जिसको तुम कहते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन या फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, मतलब जिसे वित्तीय विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहते हो, वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति 1858 के रिवोल्ट के बाद मुख्य रूप से थोड़ी गति तीव्र हुई। तो वही आपसे पूछ रहा है किस प्रकार से दोनों के बीच राजस्व का वितरण हुआ था। अब अफगानिस्तान एवं बर्मा के प्रति ब्रिटिश ने कौन सी नीति अपनाई, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपका फिर हम पुरानी एनसीईआरटी पर नेक्स्ट वन सब टॉपिक आते हैं, आर्थिक जीवन में परिवर्तन 1858 से 1947। अब यह आपको सेपरेट करके 1858 से 1947 तक के बीच के परिवर्तन को दिखाया है जो पुरानी एनसीईआरटी है। तो ये जो पुरानी एनसीईआरटी है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें आपको इनके बीच के परिवर्तन को दिखाया गया है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि 1858 से पहले के परिवर्तन की भी चर्चा पीछे की गई है, अब 1858 के आगे की चर्चा की गई है। ब्रिटिश आर्थिक नीति ने किन कारणों से कृषि अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावित किया, आपको समझने का अवसर मिलेगा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय किसानों के ऋणग्रस्तता के क्या कारण थे, क्यों इंडेटेड हो रहे थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अकाल की बढ़ती हुई घटनाओं के क्या कारण थे, क्या ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। मैंने आपको यहां पर दिया जा रहा है कि अकाल की जो घटनाएं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बढ़ रही है, ब्रिटिश ने क्या उसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए। नेक्स्ट वन, रेलवे ने भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव डाला, मतलब भारतीय जीवन पर रेलवे का क्या प्रभाव था, और ब्रिटिश काल में भारत से धन के बहिर्गमन का स्वरूप क्या था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिक विकास के मार्ग में क्या बाधाएं बनी रही, यह भी आपके लिए सामने है। और ब्रिटिश आर्थिक नीति का जनसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ओवरऑल दिया है। बहुत बढ़िया, आपके जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया है। अब आदिवासी, नेक्स्ट वन अध्याय आपका नई एनसीईआरटी की है, आदिवासी दीकू तथा स्वर्णयुग की कल्पना। अब दीकू आदिवासी उन मैदानी लोगों को कहते थे जो उनके लाइफ में ऑप्रेसिव थे, जो उनका जैसे महाजन, ठेकेदार और जमींदार, ये उनके लाइफ में ऑप्रेशर बनकर आए थे, उत्पीड़क बनकर आए थे। तो इन उत्पीड़कों के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है दीकू। दीकू का मतलब होता है लिटरल मीनिंग परेशान करने वाला, और स्वर्णयुग का मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, टाइटल इज क्वाइट मीनिंगफुल। अब लेकिन आप समझ सकते हो कि 8th क्लास के बच्चों से यह समझ की उम्मीद की जा रही है, व्हाई दे हैव यूज्ड द टर्म गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। क्यों स्वर्ण द्वीप, स्वर्ण द्वीप में ऐसा क्या है, तो इसलिए कि वह जब प्रोटेस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट में करते हैं तो उत्पीड़न के विरुद्ध करते हैं, परंतु उनके पास कोई नवीन विचारधारा नहीं है प्रोटेस्ट करने वाली। तो बदले में वो क्या करते हैं, तो वह जो जनजातीय नेता होता है वो लोगों को संगठित करने के लिए तरह तरह के सपने दिखाते हैं कि घबराओ नहीं, ईश्वर हमारे साथ हैं। अब जैसे बिरसा मुंडा के रिवोल्ट में जो ट्राइबल्स इस बात से कन्विंस्ड है कि पूरा ईश्वर माने गॉड हमारे साथ है, बिरसा हमारा नेता है, वो विष्णु का छोटा भाई, वो भगवान है, और उधर हथियारों से भरा हुआ जहाज आ रहा है नदी मार्ग से, और हम सभी जनजातीय लोगों के हाथ में हथियार आ जाएंगे। आप समझ सकते हो। तो ये तरह की जो है इसको स्वर्ण द्वीप की परिकल्पना कहते हैं। तो इसी को क्या आदिवासी समूह किसी एक पेशे से जुड़े हुए थे अथवा उन्होंने अलग अलग पेशे अपनाए थे, तो आपको आदिवासी समूह को समझने का अवसर मिलेगा। ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन लाए। अब ब्रिटिश शासन ने जो आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाए, कैसे उनके लाइफ का ऑपरेशन मतलब ऑपरेसिव पॉलिसी उनके अगेंस्ट में शुरू हुई, वो आपको समझने का अवसर मिलेगा। फिर
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई। एक मूवमेंट आपको चुना है कि बिरसा ने किस प्रकार आदिवासियों को संगठित किया, यानी बिरसा ने किस प्रकार आदिवासियों को संगठित किया, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। जब जनता बगावत करती है, नई एनसीईआरटी एक नया, अब ये जब जनता बगावत करती है तो नई एनसीईआरटी में 1857 के रिवोल्ट को चुना गया है। ऊपर हमने 1857 के रिवोल्ट को पुरानी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अब नई एनसीईआरटी इसकी चर्चा करता है कि 1857 के महाविद्रोह में किन सामाजिक वर्गों ने भागीदारी निभाई तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके असंतोष के क्या कारण थे। अब 1857 के महाविद्रोह में किन सामाजिक वर्गों ने भागीदारी निभाई, तो किन सामाजिक वर्गों ने भागीदारी निभाई, तो उसमें आपको बहुत सारे सामाजिक वर्गों को समझने का अवसर मिलेगा तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके असंतोष के क्या कारण थे। ओके, किस प्रकार इसका प्रसार और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, मतलब इसका एक्सपेंशन पूछ रहा है। और 1857 के महाविद्रोह ने ब्रिटिश नीति में क्या परिवर्तन लाए। फिर ऊपर जो आपने देखा, नीचे देख रहे हो, उपनिवेशवाद और शहर। अब देखो ये एनसीईआरटी में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण टाइटल इन्होंने जोड़ कर दिया है। वो टाइटल क्या है नई एनसीईआरटी की, कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विनगरीकरण से क्या तात्पर्य। मतलब ये आपसे क्वेश्चन उपनिवेशवाद और शहर पूछ रहा है, और उसमें किस प्रकार से ब्रिटिश शासन की जो औपनिवेशिक नीति है उसका नगरीय जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है, नगरों का क्या प्रभाव पड़ा, क्या नगरों का विकास हुआ या नगरों का अवसान हुआ। तो ये बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि नॉर्मली अब तक इसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, परंतु ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कभी भी क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसमें टाइटल देखिए कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विनगरीकरण से क्या तात्पर्य है, माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी अर्बनाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल। विनगरीकरण यानी विनगरीकरण का तो होता है नगरों का विनाश। ब्रिटिश शासन ने दिल्ली को किस प्रकार प्रभावित किया, अब दिल्ली पर कैसा प्रभाव हुआ। अध्याय बुनकर, अब दूसरा अध्याय शुरू हो गया नई एनसीईआरटी, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अब इसमें आपको ब्रिटिश शासन का डेट्रीमेंटल इंपैक्ट नई एनसीईआरटी में इंडस्ट्रीज पर दिखा रहा है। मतलब आप इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बखूबी समझ सकते हैं। तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण का आपस में क्या संबंध था, उसमें आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण की मांग बढ़ती गई, भारत के संदर्भ में उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोत्साहन दिया है। और उसी प्रकार इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था। अब देखिए इसमें आपको यह दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि एक तरफ वह भारत के बाजार ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उधर जो ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपति हैं वो भारतीय ऊन उत्पाद और भारतीय सूती वस्त्र उत्पाद से डरे हुए हैं। तो उनके हक में यहां से होने वाले आयात पर पाबंदी लगाई जा रही है। मतलब कितना अनइक्वल ट्रेड वो डेवलप कर रहे हैं। वो बात तो कर रहे हैं फ्री ट्रेड की, लेकिन वो अनइक्वल ट्रेड डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का भारत के कपड़ा उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग जो विकसित हुआ था, उद्योग के विकास का भारत के कपड़ा उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जैसे वहां पर वो इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, तो हमारे यहां के कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ। लौह प्रगलन का मतलब है कि आयरन फॉर्जिंग इंडस्ट्री, उन्होंने ऐसा क्या किया। और प्रथम विश्व युद्ध का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका फायदा कैसे भारत को मिला, वो भी आपको समझाता है। उसमें आपको जीआरडी टाटा वगैरह के बारे में बताया, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और जापान का औद्योगिकरण भारत के औद्योगिकरण से कैसे अलग था। अब एक मॉडल भी आपको दे दिया कि देखिए जापान का जो औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भारत के औद्योगिकरण से किस प्रकार से पृथक है। मतलब जापान ने अपना रास्ता भारत से पृथक कैसे बनाया है और जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे बचाया है। अब प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, अब हाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक नई एनसीईआरटी का ही है, देशी जनता को सभ्य बनाना, जो ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति एवं उसके प्रभाव पर यह टॉपिक है। राष्ट्र को शिक्षित करना, नई एनसीईआरटी पुस्तक का। और इसमें आपको बता रहा है कि प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों किया। अब वो प्राच्यवादी हैं, वो भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, 19वीं सदी के आरंभ की
आरंभिक के ब्रिटिश अधिकारियों और प्राच्यवादी अधिकारियों के दृष्टिकोण में क्या अंतर देखने को मिलता है। जैसे जो प्राच्यवादी ब्रिटिश अधिकारी है उनका दृष्टिकोण किस प्रकार से अलग है जो आरंभ में ब्रिटिश अधिकारी आए थे उनसे। 19वीं वुड डिस्पैच क्या था। वुड डिस्पैच एक शिक्षा पर जो वुड डिस्पैच आया है 1854 में, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसका क्या प्रारूप था उस पर आपसे पूछा जा रहा है। फिर औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थानीय पाठशाला में शिक्षा का क्या स्वरूप था। अब औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थानीय पाठशाला में शिक्षा का क्या स्वरूप था, मतलब ये आपको जॉन एडम्स के रिपोर्ट को आधार बनाकर पूछ रहा है। और फिर शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार क्या थे, इसमें समानताएं और असमानताएं क्या थी। ये भी बहुत मार्वेलस चीज दी है। एक तो दिया है कि भाई कैसे हमारे यहाँ पाठशाला सिस्टम था, ब्रिटिश ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू की तो क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा, अंग्रेजी शिक्षा का फायदा किन लोगों को मिला और कौन लोगों को नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि अब इसमें गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या मानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा उचित है नहीं है, वो कैसे मूल्यांकन करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। अब नेक्स्ट वन नई एनसीईआरटी की में ही आपकी पुस्तक का है कि टाइटल है महिलाएं जाति एवं सुधार। उसका टाइटल है महिलाएं जाति एवं सुधार। इसमें जो नई एनसीईआरटी उसमें आपको दिया है 19वीं सदी के समाज की विशेषताएं थी। 19वीं सदी के समाज की क्या विशेषताएं थी, मतलब ये 19वीं सेंचुरी में जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो समाज है उस समाज की विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहसों एवं चर्चाओं के स्वरूप में किस कारण से परिवर्तन आया। मतलब 19वीं सदी में कैसे हमारे बहुत सारे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी आए, हमारे समाज पर दृष्टिपात किया, कैसे उन बातों पर, उन मुद्दों पर उनके बीच आपस में बहस चल रही है और किस प्रकार से वो बदलाव लाने की कोशिश करेंगे आदि इसके अंतर्गत आ जाता है। स्त्री शिक्षा के लिए समाज सुधार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करें। अच्छा, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भारतीय समाज सुधारकों ने क्या कदम उठाया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और स्त्री शिक्षा के लिए समाज सुधार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करें। इसमें आपको महिला, जाति आंदोलन, ये सबकी ठीक ठाक झलक मिल जाएगी। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन क्यों शुरू किया, ज्योतिबा राय फूले और रामास्वामी नायक का राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे, उनकी आलोचना का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इसमें इसी तरह से दोनों को लेते हुए हम आगे बढ़ते। तो इस तरह हमने समाज एवं धर्म प्रधान आंदोलन से संबंधित एनसीईआरटी के टॉपिक की चर्चा की। अब मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँ कि आप इसमें उम्मीद ना करें कि उतना ही सिस्टमेटिक रूप से डल के आपके एनसीईआरटी पुस्तक में आए जिस प्रकार से मैं आपको क्लास में कवर करता हूँ। तो मैं आपको क्लास में कवर कर ही रहा हूँ, एनसीईआरटी को भी मैंने उसमें इंटरनलाइज किया हुआ है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा दिया हुआ है कि आपके लिए वर्थ रीडिंग है तो मैंने उसको अपने कॉमन क्लास में भी इंटरनलाइज किया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि अब मैं क्लास 8th की मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसमें आपकी पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी है, तो इसकी टॉपिक में भी हालांकि मैं पीपीटी बना के यहाँ पर रखता तो थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो मैं अलग से आपका जो इशू मैंने चुना है मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं आपको कहीं ना कहीं ऐप पर डलवा देता हूं। तो आप जब पढ़ाई करोगे तो उसी के अनुसार फॉलो करना। जैसे आप एक एक चैप्टर को खोलना और जैसे मैंने 5 में, 6 में, पॉइंट में या 7 पॉइंट्स में बांटा हुआ है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि आप उस पॉइंट को पिन पॉइंट। अब जैसे 19वीं सदी, तो 19वीं सदी में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसके बहुत सारे आयाम हैं। महिलाओं के सुधार से संबंधित, निम्न जाति के उत्थान से संबंधित, उसके आगे आप कह सकते हो महिला, निम्न जाति, और इसके अलावा कहीं ना कहीं अस्पृश्यता को भी एक मुद्दा बनाया गया है, हालांकि वो जोर पकड़ा है आगे गांधी और अंबेडकर के समय। तो इन तमाम चीजों को अलग अलग सब टॉपिक्स में बांटकर एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर सब टॉपिक्स में दिया हुआ है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मेरे सब टॉपिक को देखना, उसी के अनुसार आप एनसीईआरटी बुक से उन चीजों को खोजने की कोशिश करना। वैसे अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी आंखों से निकल जाएगा। अगर मेरे इस जो मैंने आपको डिवाइड करके दिया हुआ है उसके आलोक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर वहाँ समझ में आएगी और आपकी पढ़ाई भी ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। सो दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड टू डू दैट।
अब यहाँ नेक्स्ट वन टॉपिक वो है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया में नई एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी का मतलब यूरोपीय चित्रकारों ने भारतीय चित्रकला शैली में किन परिवर्तनों को जन्म दिया। अब देखो, एक टॉपिक कला पर दिया गया है, बच्चे प्राय इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया मतलब ये हमें लगता है कि बड़ा मीनिंगफुल टॉपिक है, और क्लास 8 के बच्चों को दिया है तो मीनिंग तो कुछ होगा। मतलब आपको यह दिखाया जा रहा है किस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन है, वो ब्रिटिश शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में ही परिवर्तन नहीं किया, हमारे जीवन दृष्टिकोण में, हमारी संस्कृति में, हमारी कला में, सबके स्वरूप को प्रभावित कर रहा है। प्रभाव भी हो रहा है और प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो उसी में आपका पहला हमने बनाया है सब टॉपिक, या हमने सब टॉपिक सेट किया है कि यूरोपीय चित्रकारों ने भारतीय चित्रकला शैली में किन परिवर्तनों को जन्म दिया। मतलब यूरोपीय चित्रकारों से हमारी चित्रकला शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान किन भारतीय राज्यों में दरबार में कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया था। माने औपनिवेशिक शासन के दरमियान रीजनल स्टेट्स कम से कम हैं जो आर्टिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं, तो वो आपको सूचना दी गई है। 19वीं सदी में भारत के शहरों में जन्मी नई लोक कलाओं के विषय में बताइए। अब 19वीं सेंचुरी के शहर में नेचुरली जो फोक आर्ट है वो डेवलप कर रही है, और वह एक अलग दिशा पर कर रही है, तो वो आपको बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट वन है 19वीं सदी के अंत में कला और राष्ट्रवाद के मध्य स्थापित हुए संबंध के विषय में बताइए। अब 19वीं सेंचुरी के अंत में जो राष्ट्रवाद और कला के बीच संबंध स्थापित हो रहे हैं, यह भी बहुत मीनिंगफुल टॉपिक आपके लिए है। तो इसमें मैं आप लोगों से ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कला वाले टॉपिक को आप नेग्लेक्ट मत करना, उसको भी पढ़ लेना। अब आपकी नई एनसीईआरटी में नेक्स्ट वन टॉपिक आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से 1947 तक। तो 1947 तक, 1870 से लेकर तो पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा है वो बहुत संक्षिप्त है, उसमें आपको डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक आपको बनाकर इसमें दिए हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहला हमने दिया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में राजनीतिक संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय में राजनीतिक संगठनों की भूमिका किस प्रकार आ रही है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश नीतियों की भूमिका क्या रही, यानी ब्रिटिश नीति क्या रही। और नेक्स्ट, आरंभिक 20 वर्षों तक कांग्रेस को मध्यमार्गी पार्टी क्यों माना जाता था। इन वर्षों में कांग्रेस ने किन मुद्दों को उठाया था। मतलब देखोगे जो आरंभिक जो 20 वर्ष कांग्रेस का है, आरंभिक 20 वर्ष का मतलब 1885 से आप शुरू करिए और 2005 तक जाइए, तो इसको मध्यमार्गी मतलब आपका वो मॉडरेट फेज के बारे में कहा गया है, क्योंकि उसके बाद आता है एक्सट्रीमिज्म का फेज, जब कांग्रेस की नीति में धीरे धीरे संरचनात्मक परिवर्तन होना आरंभ होता है। इसलिए आपको मॉडरेट फेज को थोड़ा से घुमाकर दिया गया हुआ है, तो मैंने उसे एक सब टॉपिक के रूप में डाल दिया हुआ है। फिर एक सब टॉपिक मैंने अगला बनाया है कि कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी राजनीति मध्यम मार्गियों की राजनीति से किस प्रकार भिन्न थी। तो इसमें आपको उग्रवादी आंदोलन की राजनीति किस प्रकार से उदारवादियों से भिन्न थी, इसको मैंने स्पष्ट किया हुआ है। नेक्स्ट वन, बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। यह भी आपके लिए मीनिंगफुल टॉपिक है, क्योंकि बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव, यह भी ध्यान देने वाली चीज है। नेक्स्ट वन, प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। आर्थिक प्रभाव निश्चय ही अच्छा नहीं पड़ा, लेकिन कुछ क्षेत्र में भारत को फायदा भी हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का किस प्रकार से इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है और उसका राष्ट्रीय आंदोलन से भी रिलेशनशिप बन जाएगा, तो उसकी ओर संकेत कर रहा है। और राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के विषय में चर्चा कीजिए। तो स्पेसिफिकली आपको महिला नेताओं की भूमिका पूछा जा रहा है, और वैसे भी जो रोल ऑफ ह्यूमन है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन, 1937 से 1947 तक की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो माय स्टूडेंट्स है 1937 के चुनाव, और 1937 के चुनाव के बाद और कैसे धीरे धीरे संप्रदायवाद को बल मिल रहा है, फिर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कंडीशन आता है, उससे कैसे संप्रदायवाद को बल मिलता है, फिर उसके आगे आप जाते हुए इधर राष्ट्रवाद की प्रगति हो रही है इस बीच, और संप्रदायवाद की प्रगति हो रही है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी हो रहा है, और लड़कर लेंगे पाकिस्तान का भी नारा दिया जाता रहा है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चल रहा है। तो यही चीजें आपको 1947 तक ले जाकर दिखाता है। शॉर्ट में अच्छा है।
और राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की चर्चा करें। और राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर, उनकी जो भूमिका है उस पर आपको स्पेसिफिक जोर देना है। महात्मा गांधी को जनता का महात्मा क्यों कहा जाता था, यह भी एक महत्वपूर्ण टर्म दिया है जिसको आपको समझने का अवसर मिलेगा। एक टर्म दिया है मतलब ये हमने इजाद किया, ये इशू मिलेगा। ये सब तो मैंने बांटा हुआ है, आपका वहां पर एनसीईआरटी में केवल हेडिंग है, बाकी चीजों मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया है कि आप इस पेज को सामने रखना, एनसीईआरटी बुक इसी के बेसिस पर पढ़ लेना। राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह के योगदान की चर्चा करें, यह भी एक बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्वतंत्रता के बाद नई एनसीईआरटी। अब एक टॉपिक आपका नई एनसीईआरटी का स्वतंत्रता के बाद का टॉपिक है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे हम यहाँ पर बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके सम्मुख कौन सी चुनौतियां थी। ये मतलब जिसको आपके सिलेबस में है राष्ट्र निर्माण, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो एक पूरा का पूरा टॉपिक आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के रूप में दिया है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के इस टॉपिक को समझने का अवसर आपको मिलेगा, इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शनल में पूछे जाते नहीं, जीएस पार्ट में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 15 अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके सम्मुख कौन सी चुनौतियां थी, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा है। नेक्स्ट वन, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना क्रांतिकारी कदम क्यों माना गया। उस समय की परिस्थितियों में आप यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अपना रहे हो, जहां पर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर मात्र 16% है, तो अपने आप में बहुत ही जोखिम भरा निर्णय था। कैसे था वो आपको दिखाया गया है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों जोड़ा गया। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान में आरक्षण, वाई आरक्षण, रिजर्वेशन क्यों, उसको डील किया है। अंग्रेजों के भारत से जाने के पश्चात भी संविधान सभा ने अंग्रेजी भाषा को संविधान में क्यों जगह दी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और स्वतंत्रता से पहले भाषाई आधार पर पृथक प्रांतों के गठन का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन से क्यों सहमत नहीं थी। बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे तो लगता है कि दो एनसीईआरटी को कोई बढ़िया ढंग से पढ़ ले मॉडर्न हिस्ट्री का, तो कम से कम मॉडर्न के सारे इश्यूज को तो समझ लेगा। बाकी आप दूसरे बुक से वो सप्लीमेंट करें, लेकिन स्ट्रक्चर तो उसका बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज़ादी के बाद आरंभिक दशकों में देश के आर्थिक विकास के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। इसमें आपको आर्थिक नीति के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। नेक्स्ट वन, स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक हम संविधान द्वारा तय किए गए आदर्शों को किस हद तक साकार कर पाए हैं, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गुट निरपेक्षता भी आपके टॉपिक में दिया है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार देश की एकता और अखंडता के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, इसकी चर्चा श्रीलंका के संदर्भ में करें। एक श्रीलंका का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि क्या हमने भाषाई आधार पर जो प्रांतों के गठन का निर्णय लिया था वह गठन का निर्णय सही था या गलत था। अब देखिए, अब ये आपका नई एनसीईआरटी समाप्त है इतना टॉपिक वाले में। पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और टॉपिक्स हैं जो हैं तो पुराने, लेकिन मैं अगर समझूंगा कि अगर आपको कोई एक एनसीईआरटी पढ़नी हो तो आप नई एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी भी आप देख सकते हो अगर चाहो तो अब धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। तो धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन रॉय के योगदान के विषय में बताइए, ये आपको पुरानी एनसीईआरटी से पूछा है। यंग बंगाल आंदोलन क्या था, इस आंदोलन की क्या विशेषताएं रही थी, पढ़ लीजिए इसको जरूर। ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताइए, दैट्स गुड। भारतीय जन जागरण में विवेकानंद की भूमिका की चर्चा करें। इसमें आपको पर्सनालिटी बेस्ड कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा पुरानी एनसीईआरटी में, जो बहुत अच्छी चीज है, इसलिए मैंने सबको सब पॉइंट कर दिया है। आधुनिक भारत के निर्माण में आर्य समाज और प्रार्थना समाज की भूमिका को रेखांकित करें, इन दोनों की। मुस्लिम समुदाय के उत्थान में सर सैयद अहमद खान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, दैट्स गुड। 19वीं 20वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश एवं भारतीय प्रयासों की चर्चा करें, ओके। और आधुनिक भारतीय साहित्य में आई नवीन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। अब आधुनिक भारतीय साहित्य में आपको नवीन
विशेषताओं को भी रेखांकित करना है। और 19वीं 20वीं शताब्दी में कला और संस्कृति तथा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा की गई प्रगति के बारे में बताइए। मैं तो मानता हूं कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप इसको जरूर देखिए। अब पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी तो समाप्त हो चुका है, पुरानी एनसीईआरटी में फिर नेक्स्ट वन आपको दिया है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, पुरानी एनसीईआरटी। तो इसमें हमने 3 ही इश्यू चुने हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में शिक्षा, समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन, शासन के विरुद्ध हुए आंदोलनों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। दूसरा मुद्दा हमने चुना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की चर्चा करते हुए इसकी आरंभिक मांगों के विषय में चर्चा करें, आरंभिक मांगों के विषय में। एंड नेक्स्ट वन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय आंदोलन में अवतरित हुई नई प्रवृत्तियों की चर्चा करें। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपको कौन सी नई प्रवृत्तियां दिख रही है। और पुरानी एनसीईआरटी में नेक्स्ट वन टॉपिक आपको दिया है स्वराज्य के लिए संघर्ष। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इश्यूज चुने हैं। ये 9 इश्यूज क्या है कि नरम दल और गरम दल के मध्य मतभेद, उनके कारणों की चर्चा करें, यानी उदारवादी उग्रवादी, जो आप नई एनसीईआरटी हुई देख चुके हो। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया है बंगाल विभाजन क्या था, बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। ये आप नई एनसीईआरटी हुई देख चुके हो कि बंगाल विभाजन से किस प्रकार उग्रवाद को प्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट, मॉर्ले मिंटो सुधार क्या था 1909 का, जिसमें आपको पृथक निर्वाचन के विषय में बताया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की भूमिका की चर्चा करें, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर भी आपको थोड़ी सी समझ विकसित हो जाएगी। मुस्लिम लीग की स्थापना के विषय में बताइए। अब मुस्लिम लीग की स्थापना के विषय ही बतानी है। प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। अब ये आपको सीधा, ये नई एनसीईआरटी ने भी डील किया है, पुरानी एनसीईआरटी ने भी। गांधी के उद्भव का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन गांधी के लीडरशिप में हुआ, इसको डील किया है। नेक्स्ट वन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीति में आने वाले परिवर्तनों की चर्चा करें। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बाद ब्रिटिश सरकार की नीति में क्या परिवर्तन आए, उसकी चर्चा करनी है। और खिलाफत और असहयोग आंदोलन के विषय में बताएं। खिलाफत और सहयोग, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद 2 और पुरानी एनसीईआरटी में टॉपिक है, उसको आप देख लें। पहला है राष्ट्रीय आंदोलन 1923 से 1939, यानी 1923 टू 1939। अब इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 इशूज आप लोगों को सिलेक्ट करके दिए हैं। पहला सब इशू है साइमन कमीशन के विषय में बताएं, भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया गया था। माने व्हाई डिड इंडियन नेशनलिस्ट मेक अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। और दूसरा, गांधी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन क्यों किया गया, यह भी आपको दिया है टॉपिक में। ब्रिटिश के द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, इसके प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रहे, यह भी आपको बताया गया है। एंड नेक्स्ट 1931 के कराची अधिवेशन के विषय में बताए। कराची अधिवेशन समाजवाद की दिशा में एक प्रगति मानी जाती है, तो इस कराची अधिवेशन पर भी आपको निगाह डालनी है। फिर देसी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन के विषय में बताएं। यहां पर आपको देसी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन को बताना होगा। और ये मतलब जो कैसे देसी रियासतों में आंदोलन की प्रगति हुई, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समाजवादी विचारों के प्रसार के विषय में बताइए। अब समाजवादी विचारों का प्रसार कैसे हुआ, इसके विषय में आप बताएंगे। इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करता है। अब स्वतंत्र भारत, देखो लेफ्टिज्म, जो राइज ऑफ लेफ्टिज्म, उसका इंपैक्ट है नेशनल मूवमेंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यूपीएससी से स्टेट तक हर जगह पूछा जाएगा। स्वतंत्र भारत, पुरानी एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इस बार क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा था कि 1940 के दशक में ब्रिटिश नीति ने सत्ता परिवर्तन को कैसे जटिल बना दिया। हालांकि वो तो थोड़ा सा बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन था और वो आपको जीएस 2019 में पूछा, लेकिन इससे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आजाद हिंद फौज की भूमिका का परीक्षण कीजिए, इसकी भूमिका भी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की चर्चा करें। अब भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की चर्चा करती है नेचुरली, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन किस रूप में महत्वपूर्ण है, सत्ता हस्तांतरण को कैसे संभव बनाया है। स्वतंत्रता के समय भारतीय परिस्थितियों की चर्चा करें। भारतीय परिस्थितियां स्वतंत्रता के समय क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के एकीकरण के विषय में बताएं।
इतनी टॉपिक पुरानी और नई एनसीईआरटी का है। मैं स्टूडेंट्स ये मैटर मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आप लोग एनसीईआरटी निकालोगे और हर चैप्टर को पुरानी नई या नई पुरानी एक एक चैप्टर को दोनों एनसीईआरटी से पढ़ते हुए इसे आपको 1986 की जो शिक्षा नीति है उसके प्रकाश में भी आपको सूचना मिल जाएगी, और 2005 के एनसीएफ में जो नए अप्रोच डेवलप किए गए हैं और नई एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल है, क्योंकि उसका उद्देश्य है आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना। तो उसके बगल में जैसे टॉपिक के बगल में आपको ब्लॉक वगैरह बनाकर और उसका पैरेलल चीज़ें जैसे अब जो इंडिया में घटित हो रही है उसके पैरेलल में वह यूरोप की घटना डाल देंगे। तो देयर यू हैव टू बी केयरफुल, उसे भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको पढ़ना है और उस पर सोचना है कि दोनों में पैरेलल बिंदु हम कैसे खोज रहे हैं। जैसे भारत अगर स्वतंत्र भारत में संविधान सभा भाषाई आधार पर बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग निर्णय लेता है, उसी समय श्रीलंका की सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, और फिर आप मन में सोच कर देखिए कि हमारा निर्णय सही था या गलत था, क्योंकि हमारे राष्ट्र पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और श्रीलंका के राष्ट्र पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मुख्य रूप से आपकी नई एनसीईआरटी का उद्देश्य है आपको सोचने वाला प्राणी बनाना, इसलिए उसको आप महत्व दीजिए। अब क्लास 12 की एनसीईआरटी तो केवल हाई स्टैंडर्ड के लिए मैं कहूँगा कि जब आप चैप्टर शुरू करोगे उसमें सिर्फ 5 चैप्टर्स और 5 के 5 चैप्टर्स मार्वेलस चैप्टर्स हैं। मैं आपको कहूंगा कि क्लास 12 वाले एनसीईआरटी को भी आप पढ़ें, और जैसे आप देखेंगे तो आपको एक चैप्टर आता है जैसे उसमें आपको जनजातीय आंदोलन, जनजातीय डिसकंटेंटमेंट और साथ साथ अस्थायी बंदोबस्त और किसान पर पड़ने वाले प्रभाव आपको बताएंगे। एक चैप्टर उन्होंने चुना हुआ है जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 को अपना आधार बनाया हुआ है। एक चैप्टर उन्होंने चुना हुआ है जो चैप्टर एक्सक्लूसिव वो चैप्टर गांधी के ऊपर है, एक वो मॉडर्न टाउन के ऊपर चैप्टर चुना हुआ है, और एक चैप्टर उन्होंने पार्टीशन के ऊपर चुना हुआ है, भारत का विभाजन। अब भारत के विभाजन में आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने लेटेस्ट अप्रोच देने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने सबाल्टन अप्रोच से पार्टीशन के इम्पैक्ट पर उन्होंने जो चर्चा की है बहुत मार्वेलस है, वो टॉपिक बड़ा भी है, उसको आप पढ़िए, पार्टीशन ऑफ इंडिया पर आपके लिए बहुत मीनिंगफुल होगा। और फिर नेक्स्ट वन टॉपिक स्वतंत्रता के पश्चात जो मैंने क्लास जैसे आप क्लास 8th में देखते हो तो स्वतंत्रोत्तर भारत का जो क्लास 12th में टॉपिक दिया है बहुत बढ़िया टॉपिक दिया है। इसलिए आप लोग पहले इन दोनों एनसीईआरटी को डाइजेस्ट करिए और फिर आगे जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे उस समय आप क्लास 12 के एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे, वो आपको एडवांस्ड स्टेज की पढ़ाई होगी। तो मैं फिर बीच बीच में 2-2 टॉपिक लेकर आता रहूँगा। अपने ऐप पर मुझे बुक रिव्यू भी स्टार्ट करना है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समय से गाइड करता रहूँगा। ये पेज आपको गाइड करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि तो बहुत अपने आप में कितने चैप्टर्स हैं जो हम लोग घंटे 1.5 घंटे में डिस्कस नहीं कर सकते थे। आप मेरा उद्देश्य केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस लेक्चर में आपको पढ़ाना एनसीईआरटी नहीं है बल्कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए उत्साहित करना है। वो बेसिक बुक है, वो स्वयं से पढ़िए, आपको ज़्यादा बढ़िया बेहतर मीनिंग मिलेगा। और इसमें मैंने टॉपिक्स दे दिया है जो आपको गाइड करेगा। यह टॉपिक मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, किस तरह पहुँचता है मैं अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं कोई नया प्रोग्राम लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।